बेटा करते हैं क्लास स्टार्ट। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने एम्पेयर सर्किचुअल लॉ की बात करते हैं। ध्यान है एम्पेयर सर्किचुअल लॉ। एम्पेयर सर्किचुअल लॉ आपको ये बोलता था, जैसे देखो गोज लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये हम गोज लॉ पढ़ते थे, ई डॉट डी एस क्या कर रही है बेटा, हम लोग गोज लॉ के बारे में पढ़ते थे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही हमारे पास हमारा एम्पेयर्स लॉ होता है, वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, एरिया की जगह लेंथ, एप्सिलॉन नॉट की जगह आता है म्यू नॉट, एक कांस्टेंट होता है, और चार्ज की जगह पे आता है करंट, करंट एनक्लोज, जैसे यहाँ पे चार्ज एनक्लोज होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, और इसकी हमने एक एप्लीकेशन देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। और दूसरी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे जो बेटा क्या थी, सोलेनॉइड। देखो एग्जाम में सिर्फ यही प्रूफ आएगा, अभी तक जो आपने सोलेनॉइड के बारे में सीखा फॉर्मूले सीख लिए निकालने, बट वो एग्जाम में नहीं पूछेगा उस तरीके से। सिर्फ आपसे पूछेगा कि बाय एम्पेयर सर्किचुअल लॉ को यूज़ करके कैसे निकलता है, ठीक है। सोलेनॉइड बेटा, सोलेनॉइड आप सबने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था ऐसा सा बेटा एक ऊपर की वायर होती है, बस ऊपर की वायर के ऊपर टर्न्स डाल रखे होते हैं, नीचे बैटरी से लगा देते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम चाहते हैं इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट को मानो P, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है। एम्पेयर सर्किचुअल लॉ को यूज़ करके निकाला है, दूसरे तरीके से आपने देखा था, हमने एंगल को यूज़ करके भी निकाला था, बट वो तरीका नहीं लगाया, ठीक है। अब लेट कर लो बेटा, इसके अंदर करंट जा रहा है आई क्या जा रहा है, करंट सोलेनॉइड के अंदर नीचे एक बैटरी से लगाया है, जो जो चीज़ें आपने मान रखी है वो लिख दो। आई क्या है, करंट, ठीक है बेटा। इसमें एक टर्म तो नहीं है, बहुत सारे टर्न्स है सोलेनॉइड में, तो एन एक टर्म लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब अभी समझाऊंगा, वैसे आप सबको क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या करना होता था बेटा, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को घेरता हुआ एक लूप बनाओ। क्या बनाओ, उस पॉइंट को घेरता हुआ एक लूप। तो इस पॉइंट को घेरता हुआ मैंने ऐसे एक लूप बना लिया, ऐसे बना लिया, स्क्वायर बनेगा एक, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट को घेरता हुआ एक लूप बना लिया ऐसे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे इस लूप में बेटा एक वायर ये है, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 ये है, वायर नंबर 3 इस लूप में ये है, वायर नंबर 4 ये है। अब जैसे हम गोज लॉ में हर सरफेस के लिए E डॉट डी एस लिखते थे, यहाँ पे हर एक वायर के लिए B डॉट डी एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, B डॉट डी एल। आप लेट कर लो, जो आपने स्क्वायर लिया है या जो आपने सरफेस लिया है उसकी लेंथ कितनी है, L, लेंथ कितनी है उसकी L। चाहे स्क्वायर काटो चाहे रेक्टेंगल काटो, लेंथ उसकी L मान लेना तो ब्रेड्थ B मान लेना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ये हमने सरफेस बना दिया। अब सरफेस बनाने के बाद बेटा अगला स्टेप, हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है, एम्पियर सर्किचुअल लॉ। ये लॉ क्या बोलता है बेटा, ये लॉ बोलता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एम्पियर। बात तो समझ में आती है। करंट यहाँ से आएगा ऐसे, तो इस लूप में करंट जाएगा आई, पूरे लूप में करंट आई घूमेगा, घूम के वापस आएगा ऐसे, कोई टेंशन नहीं है, घूमने दो आराम से। पहले मैं पहली वायर की बात करूं, देखो पहले वायर नंबर 1 के लिए B डॉट डी एल, फिर वायर नंबर 2 के लिए B डॉट डी एल, फिर वायर नंबर 3 के लिए लगा दो, और फिर वायर नंबर 4 के लिए। चारों वायर के लिए मैंने B डॉट डी एल लगा दिया। B डॉट डी एल वायर नंबर 4 इज इक्वल टू में क्या होता था बेटा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, यही फॉर्मूला होता था, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखना, जब मैं डॉट हटाता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट जब भी होता था, डॉट हटाने से क्या कोस थीटा आता था, यानी हर एक वायर के लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कोस ऑफ एंगल चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
सोलेनोइड की मैंने आपको फील्ड सिखाई थी। सोलेनोइड में फील्ड बेटा ऐसे होती थी अंदर, ऐसे इस तरफ। सोलेनोइड में अंदर फील्ड इस तरफ बनती थी पूरी सारी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप वायर नंबर 1 के लिए चेक करोगे तो ध्यान से देखो, इस वायर के लिए वायर की लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। एंगल कितना बन रहा है वायर नंबर 1 के लिए? 90। अगर एंगल 90 है तो कोस 90 0 होता है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। वायर नंबर 2, वायर नंबर 2 बेटा, वायर नंबर 2 के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, लेकिन लेंथ जिस तरफ करंट जा रहा होता है वो इस तरफ है। एंगल तो 180 बन रहा है, बट बेटा ध्यान से देखो, ये वाली वायर तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नहीं है। देखो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट ये बेटा इनफाइनाइट सोलेनोइड है। आप इसमें एक कंडीशन एज्यूम करके चलोगे कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और बेटा आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट सोलेनोइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ स्ट्रेट जाएगी, बाहर निकलेगी नहीं। निकलेगी तो बेटा बहुत वीक होगी, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वाली वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आ रही, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B का वैल्यू 0 है। वायर नंबर 3 देखो, इसमें लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका भी एंगल 90, ये भी बेटा 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90। खाली वायर नंबर 4 बचेगी, वायर नंबर 4। अब हमको वायर नंबर 4 की कहानी लिखनी है, ध्यान से देखना। वायर नंबर 4 के लिए बेटा मैंने लिखा B, क्लोज इंटीग्रेशन का साइन हटा होगा तो कोस थीटा आएगा, डॉट dl। एंगल चेक करो, करंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब ये आई एनक्लोज निकालने की बहुत बड़ी दिक्कत है कि कितना करंट अंदर आ रहा है। बच्चा कहेगा देख के सर करंट तो अंदर आई है, बट बेटा आई करंट नहीं है। ये हम एक टर्न की बात नहीं कर रहे, जितनी टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सबकी बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना। देखो B कांस्टेंट है बाहर, dl का इंटीग्रेशन करूँगा, cos 0 1 होता है, सामने म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ध्यान से देखना आई एनक्लोज कैसे निकाल रहा हूँ इधर। बेटा मैंने माना है n हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर इन टर्न्स का लेंथ 1 मीटर होता तो बेटा 1 मीटर के अंदर कितने टर्न्स बोल रहा है? n। 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने टर्न्स है? n। 2 मीटर की लेंथ के अंदर कितने हो गए? 2n। 3 मीटर की लेंथ के अंदर कितने टर्न्स हो गए? 3n। और अगर मैं l मीटर की वायर लेता हूँ, सोलेनोइड अगर l मीटर का लेता हूँ, तो l मीटर के अंदर कितने टर्न्स हो गए? क्या l इंटू में n हो गए? ये बात समझ में आती है? अगर वायर की लेंथ l है तो l मीटर के अंदर कितने टर्न्स हो गए? l इंटू में n, ठीक है। अब बेटा एक टर्न के अंदर करंट, 1 टर्न के अंदर करंट है I, 2 टर्न के अंदर करंट कितना होगा? 2I। और अगर NL टर्न्स है बेटा तो NL टर्न्स के अंदर करंट कितना होगा? NL इंटू में I। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? क्या बेटा ये पॉइंट क्लियर है? L लेंथ के अंदर पहले मैंने नंबर ऑफ टर्न्स निकाले और फिर इन टर्न्स के अंदर मैंने करंट निकाला। मैंने बोला मैंने एक टाइम कांस्टेंट बना दिया कि 1 मीटर, जैसे आप डिफाइन करते हो ना, एक अगर आपका 1 कूलम का चार्ज जा रहा है 1 सेकंड के लिए तो करंट 1 एम्पियर है। तो मैं 1 के हिसाब से खेल रहा हूँ कि अगर मेरा वायर 1 मीटर का है तो 1 मीटर की लेंथ में मेरे टर्न्स n है। 2 मीटर की होगी तो 2 इंटू n, 2 मीटर की होगी तो 3 की होगी तो 3 इंटू n, l मीटर की होगी तो l इंटू में n। फिर मैंने बोला 1 टर्न के अंदर करंट आई, 2 टर्न के अंदर 2I, तो NL करंट के अंदर NL इंटू में आई। ये साइड में स्टेप लिख के दिखा के यहाँ पे करंट एनक्लोज की जगह लिख देना NL इंटू में आई। अब DL का इंटीग्रेशन करोगे, DL खाली बेटा इतने के लिए इंटीग्रेट हो रहा है। वैसे पूरा स्क्वायर है पर इसका मैग्नेटिक फील्ड 0, इसका 0, इसका 0। इतनी लेंथ का इंटीग्रेशन क्या L होगा? L लेंथ B इंटू में L, ठीक है। यानी B इंटू में L इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अब L से कट गया L, B का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट NL। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था कि यही आएगा इनफाइनाइट के लिए। और यहाँ पर बेटा n ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड का फॉर्मूला
अकेला ऐसा टॉपिक जिसके न्यूमेरिकल सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा आसान, ठीक है। और ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला एन 1 मीटर की वायर के लिए है। अगर क्वेश्चन में देता है वायर की लेंथ 2 मीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 देता है तो 3 से, 4 देता है तो 4 से, 5 देता है तो 5 से। एंगल बेटा ये देख, इसमें देख मैग्नेटिक फील्ड तो हर बार इस तरफ है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, कांस्टेंट है। वायर नंबर 1 के लिए देख, लेंथ ऊपर है यानी करंट ऊपर है 90। वायर नंबर 3 के लिए भी करंट ऊपर है 90। वायर नंबर 2 के लिए करंट अपोजिट है तो एंगल तो 180 है, पर वायर नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारा इनसाइड है तो इसका 0। लेकिन वायर नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और करंट भी इधर है। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। हुआ बेटा, न्यूमेरिकल देखे इसका, देखो बता दूं ये लेफ्ट वाला था। अब बेटा ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल करते वक्त फॉर्मूले का ध्यान रखना बस। अगर आप थ्योरेटिकली कर रहे हो किसकी बात, सोलिनॉइड की, तो फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल करते वक्त ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ये तो बेटा थ्योरेटिकली, ये बेटा न्यूमेरिकल, मतलब मैंने एन को पहले ही लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में। अब लेंथ 1 मीटर देगा तो 1 डालेंगे, 2 मीटर देगा तो 2 डालेंगे, 3 देगा तो 3 डालेंगे। इसे न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है, बड़ा आसान होता है बेटा इसका न्यूमेरिकल, सारी वैल्यूज गिवन होती है। अच्छा एक चीज़ और लिख लो। हाँ बेटा स्क्रीन गई, बोल बेटा। इनफाइनाइट सोलिनॉइड है, उसमें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 ही लेते हैं, क्योंकि देख मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में ऐसे जाता है, देख ये देख ऐसे जाता है, अंदर तो ऐसे और बाहर घूम के ऐसे, बाहर लाइंस बहुत दूर दूर होती है बेटा। अब इनफाइनाइट हो जाएगा तो बाहर लाइंस और दूर दूर हो जाएगी तो बहुत वीक हो जाता है, और ऊपर से अब बाहर की तरफ डायरेक्शन ऐसे बनती है कि एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो इसलिए आउटसाइड अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं। 0 नहीं होता, वीक होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए 0 मान लेते हैं, डेरिवेशन करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो बस एजम्पशन है, ये मान लो। अब बेटा ये सोलिनॉइड में अगर बोल रहा है इफ सोलिनॉइड हैज Z लेयर्स, मान लो जैसे सोलिनॉइड के ऊपर आपने ये मान लो जैसे कोर लिया था, ऐसे एक लेयर लगाई थी, कहता है एक की जगह एक लेयर और लगा दी, एक लेयर और लगा दी, तो जितनी लेयर्स लगाता जाऊंगा उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट NL/I इंटू में Z। बस ये बात ध्यान रखना, कई बार लेयर्स के टर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे पहला क्वेश्चन ही लेयर वाला है, कह रहे मान लो एक सोलिनॉइड दिया हुआ है ऐसे, और वो बोल रहा है उसके अंदर लेयर्स दी हुई है 5, दे दो भाई। कह रहा है 1200 टर्न्स दिए हुए हैं, हर एक लेयर में 1200 टर्न्स है, मतलब जो एक लेयर ऐसे 1 टर्न 2 टर्न 3 ऐसे करते करते 1200 टर्न, और ऐसे फिर दूसरी लेयर पे फिर 1200, पांचों लेयर पे 1200 टर्न है। कह रहा है वायर की लेंथ 80 सेंटीमीटर है। अब बेटा ये पंगे वाली बात है, 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं बोला, 1 मीटर बोलता तो ये एन यूज होता है, 80 सेंटीमीटर बोला तो लेंथ 80 डालोगे और एन की वैल्यू 1200, इसीलिए न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। और एक चीज़ दी हुई है, करंट कह रहा है 5 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है
हर एक लेयर की रेडियस दी हुई है, क्या बेटा, रेडियस ऑफ ईच लेयर, हर लेयर की रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है 4 चीजें निकालनी है, कुछ नहीं 4 चीजें, बस काम इसे देख लो। सबसे पहले बोल रहा है पहला पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालो। आपको फॉर्मूला पता है म्यू नॉट N/L इंटू में I इंटू में Z, ठीक। Z हर बार लिख लिया करो, अगर एक बार एक लेयर दी होगी तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। म्यू नॉट का वैल्यू बेटा सिखा रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, जिसको नहीं पता अभी वैल्यू लिख लो। n नंबर ऑफ टर्न्स 1200, लेंथ बेटा 80 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर में मत छोड़ना, मीटर में कर देना, यानी 10⁻⁻² आएगा। उसके बाद I, करंट की वैल्यू है 5 और नंबर ऑफ लेयर्स भी है 5, यानी कि सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात, सोल्व तो कर लोगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है रेडियस क्यों दिया हुआ है, अभी समझ में आएगा रेडियस क्यों दिया हुआ है, ठीक है, दे रखा है नंबर। दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट एज, अभी आ गया बेटा, मैंने कहा था इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है कि एज पे जैसे ही जाते हैं सोलिनॉइड की, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है सेंटर से, यानी इसका जो आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर दो, एज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आती है बात समझ में, जो भी आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर दो, एज पे आ गया। तीसरे पार्ट में बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बस ये थोड़ा फंसा रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स एट सेंटर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करो, 4th यूनिट में आएगा वैसे, बट क्वेश्चन आता तो सोलिनॉइड में निपटा देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, E डॉट A इंटू में cos थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया। और अगर हमारा सोलिनॉइड है तो वायर बेटा सर्कुलर होती है, और सर्कुलर वायर का एरिया πr² होता है, इसलिए रेडियस दिया था, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बोला है, तो B की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लोगे, जो भी आएगी, इंटू में एरिया डाल देना πr², और मेक श्योर R की वैल्यू को मीटर में ज़रूर करना। 3 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो रेडियस बनेगा 9 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 3 इंटू 10⁻² एक रेडियस, तो R का स्क्वायर है, तो 9 इंटू 10⁻⁴ बनेगा। 4th पार्ट में पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड एट एज, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स एट एज, तो एज के ऊपर बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेंटर में है उसका हाफ, सिंपल, ठीक है। आंसर क्या कह रही है, नहीं सोल्व करना पड़ेगा पेपर में आंसर, 5 में मत छोड़ गया, नंबर उड़ा देगा आधा, ठीक है। अब 5 में मत छोड़ के आधा नंबर काट लेगा पेपर में, आंसर हमेशा पूरा निकाला जाता है, पॉइंट्स में निकाल आइयो, मतलब एग्जैक्ट मत निकालियो, ऐसे अप्रोक्सीमेट डाल के लिख दियो, बट 5 में मत छोड़िए, आंसर का एक नंबर होता है। क्या कह रही है, 22/7, हाँ पाई की 22/7 बेटा, दोनों सेम ही होती है बात, कुछ मर्जी रख ले, दोनों से आ जाएगा, जिसमें कंफर्टेबल हो ना, जिस वैल्यू को रख के कुछ कट रहा हो वो रख दियो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 3.14 रखेगी ना, तो 4 3 12, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा, जैसे इजी पढ़ रहा हो वैसे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता क्या वैल्यू डालनी है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ एंगल ले ले, 0 डिग्री आएगा, एक ही करंट है, जब सिंगल करंट होता है ना तो एंगल 0 डिग्री होता है, टेंशन मत लियो, क्योंकि दूसरा करंट है नहीं तो अपोज करेगा ही नहीं कोई। अगला आएगा क्वेश्चन एंगल वाला, देख अभी आ रहा है, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देख के आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगला, बट इजी लगेगा। कह रहा है एक सोलिनॉइड दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये बोल रहा है इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो दे रखी है, इसमें करंट दे रखा है 3 एम्पियर, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 800,
इसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, एन/एल करके लिखना, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ, कह रहा है एक बीच में स्ट्रेट वायर भी जा रही है, स्ट्रेट वायर ऐसे, इस वायर में करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। कह रहा है ये रहा पी पॉइंट सोलेनोइड के ऊपर, ये रहा, ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और ये पॉइंट पी का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर है ये पॉइंट, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अच्छा स्नेहा ने पूछा, जिसने ही पूछा था, ये जो एंगल कर रहे थे ना सोलेनोइड में चेक करने वाला, हम एंगल डेरिवेशन में चेक कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी, डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला बना है, तो यहाँ पे एंगल की नीड नहीं है, ठीक है, वो डेरिवेशन में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बीच में लूप डाल के, आप लूप डाल के फिर एंगल दोबारा डेरिवेशन थोड़ी करोगे, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऑब्वियस है बनेगी, एक तो आपका सोलेनोइड बनाएगा μ0 लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट वायर भी बनाएगा। याद करो मैंने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सिखा रखी है, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमको पता है, ये होता है, अभी जस्ट परसों करा था पहली एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट चलो, यानी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की वजह से बनेगा, ds करके लिख रहा हूँ, कितना बनेगा μ0 NL/I इंटू z की वैल्यू इस बार 1 है, ठीक है, μ0 की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू डाल दो 800, l की वैल्यू बेटा 1.5 मीटर है, तो 1.5 आएगा, तो करंट दिया हुआ 3 एम्पियर, ये तो हमारी आ गई सोलेनोइड की वजह से। अब डालो वायर की वजह से, फॉर्मूला ये होता है μ0I/2πr, ठीक है। अब μ0 तो μ0 छोड़ दो, कोई बात नहीं, I की वैल्यू वायर के लिए 5 में 2πr, बेटा r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, वायर से पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मीटर में ज़रूर कर देना। अब दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बच्चा क्या करेगा, दोनों को ऐड करके आ जाएगा, तो भैया आंसर आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, खत्म। पर ऐसे नहीं होगा बेटा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डायरेक्शन देखते हैं, तो ध्यान से देखो, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनता है सोलेनोइड की वजह से, सीखा था हमने, अंदर ऐसे होता है टर्म्स के बीच में से। वायर की वजह से देखो, वायर की वजह से इस पॉइंट पे वायर की वजह से निकालना है, इस पॉइंट को घेरो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर, यानी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और वायर की बाहर की तरफ, कितने का एंगल है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता है ना, दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो बेटा 90 डिग्री पे क्या तरीका होता है नेट निकालने का, जो आपका सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आया है, सबको पता है हाइपोटेन्यूज वाला मेथड, इनटू वायर, इसका स्क्वायर अंडर द रूट में कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन चेक करना ही भूल जाते हैं। वायर की वजह से देखो, करंट की तरफ जाते हुए पॉइंट को घेरो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नॉर्थ, यानी कि आपकी तरफ, सोलेनोइड की ऐसे 90 का एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं पता तो पूरा से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखाऊँ आज भी, आ जाएगा उसको। हो गया बेटा, ये कर लो नोट। मैग्नेटिक फील्ड खड़ा हुआ अपने आसपास ऐसे, यहाँ पर जिधर उठा उधर हुआ, उठा तो लिया घुमा के डायरेक्शन आ गया। ये पॉइंट नीचे की तरफ होता तो डायरेक्शन इन्वर्स होती, लेकिन पॉइंट ऊपर घूम के आगे डायरेक्शन की तरफ, एक डायरेक्शन बाद इससे ये वाला रूल सीखना पड़ा, ये शॉर्टकट वाला रूल है। एक बच्चे वाला क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा ज़्यादा, बड़ा बोरिंग सा न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था बस। अगला न्यूमेरिकल देखो, कह रहा है
दो सोलिनोइड है, दो सोलिनोइड, इनका लेंथ है L एंड 2L है। करंट बेटा हाँ अलग है, वायर में अलग था, सोलिनोइड में अलग था। यहाँ पे 3 है सोलिनोइड में, वायर में 5 दिया था। ठीक है, दो बोल have N and 2N। बेटा दो सोलिनोइड है, एक की लेंथ L है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N है, दूसरे की लेंथ 2L है, नंबर ऑफ टर्न्स 2N है। कह रहा है अगर दोनों में करंट सेम दौड़ा दिया मैंने तो फाइंड B1 by B2, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। देखो B का फॉर्मूला होता है क्या, म्यू नॉट N by Li। कह रहा है म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, आपको पता है सेम रहेगा, करंट भी सेम है, यानी B किस पे डिपेंड कर रहा है, N और L पे। B1 के सामने N1 नीचे, ऊपर N1 नीचे L1, B2 के सामने N2 और नीचे L2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। अब डाल दो, N1 की वैल्यू है N, ठीक है, L1 की वैल्यू है L, L2 की वैल्यू है 2L और N2 की वैल्यू है 2N। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा 1:1। आया समझ बेटा, ज़बरदस्ती बनाया हुआ क्वेश्चन, बस आपको ये पता लग जाए कि वेरिएबल्स में कैसे खेलते हैं। दादू बेटा अगली हेडिंग बना लो, टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नया नहीं है बेटा, टोरॉइड कुछ नया नहीं है, सोलिनॉइड ही होता है ये। बस फर्क क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, खत्म। इट इज सर्कुलर सोलिनॉइड, बड़ा सिंपल है। सोलिनॉइड लो ऐसे, इसको लेके ऐसे मोड़ दो, इसको लेके ऐसे सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दो, सोलिनॉइड लिया ऐसे, इसको लेके सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दो, टोरॉइड बन गया। अब मैंने सोलिनॉइड से टोरॉइड बनाया है, तो सोलिनॉइड और टोरॉइड में अगर कोई फ़र्क नहीं है तो क्या उनके फॉर्मूले में कोई फ़र्क होगा, नहीं होगा। जो फॉर्मूला सोलिनॉइड का आता है वही फॉर्मूला टोरॉइड का आता है, म्यू नॉट इंटू में NL। फ़र्क क्या है, डेरिवेशन। डेरिवेशन अलग होती है और वो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, बहुत गंदी होती है, पर आएगी समझ। ध्यान से देखना, आपको लास्ट टाइम भी समझाया था मैंने। ये मान लो हमारा कड़ा है, ठीक है, मान लो सोलिनॉइड का एक टर्न है, अगर एक टर्न में ऐसे करंट एक तरफ से बाहर जा रहा है तो दूसरी तरफ घूम के अंदर आएगा। तो बाहर वाली डायरेक्शन को डॉट से दिखाते थे, अंदर वाली को कांटे से, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म में टोरॉइड बनाना है, ध्यान से देखना मैं कैसे बनाऊंगा। ये लिया, ऐसे एक बना दो, ऐसे दूसरा बना दो, ठीक है, बीच में इसके ये ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम बनाने में जिंदगी निकल जाएगी, ऐसे 3 सर्कल बना लो बेटा, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद तो अपने आप कर लेंगे। ये वो होता है जो अंदर फेरोमैग्नेटिक कोर रखते हैं, कोर ऐसे लपेटे नहीं मारते सोलिनॉइड में, बीच में फेरोमैग्नेटिक कोर रखा जाता है, गत्ता बताया था मैंने आपको, इंसुलेटेड लेते हैं। तो यहाँ से करंट एंटर कराओ आई, ठीक है, आई करंट आएगा, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स, इसके ऊपर ऐसे टर्न्स पड़ेंगे बेटा, ये देखो ऐसे, ये टर्न्स घूम घूम के दूसरी तरफ से करंट आई बाहर चला जाएगा। आने समझ में आती है, करंट अंदर एंटर करेगा आई, दूसरी तरफ से बाहर जाएगा आई, ठीक है। ये बेटा ये कोर बना दे, कोर बना दिया सोलिनॉइड का, जैसे ऐसे कोर बनाती थी, ये सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। अब एक तरफ से करंट एंटर करवा, ऐसे आई, बस कान से घुमा दे अंदर, ऐसे कुछ नया नहीं बताया। डायग्राम बड़ा गंदा है, बुक में मेरे से भी गंदा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है।
समझाऊंगा अभी। अब देखो ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं टर्न्स, जैसे ये आपका कोर है तो सर्कुलर फॉर्म में देखो ऐसे ऐसे टर्न्स घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम के। तो अगर एक तरफ से करंट बाहर आ रहा है तो दूसरी तरफ से अंदर जाएगा। इसको मेरे को इस डायग्राम में दिखाना है, यही प्रॉब्लम आती है, दिखा देंगे। इस टर्न्स को मेरे को डायग्राम में दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। बस डायग्राम करना है, बाकी सब आसान है। ठीक है, एक बात और बेटा ध्यान से देखना, ये जो सोलिनॉइड आपका ऐसे होता था, ध्यान से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही होती थी, सामने देख रखा 9/10 में बाहर भी जा रही होती है, अंदर भी। अब बेटा जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है मैंने उसी तरफ ही इसको मोड़ दिया, यानी कि जो टोरॉइड होता है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी अंदर होती है, बाहर जाती है नहीं। सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर थी, कुछ बाहर जा रही थी, लेकिन टोरॉइड में मैंने क्या करा, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है टोरॉइड को वैसे ही मोड़ दिया, तो जो सारी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो टर्न्स के अंदर ही आ जाएगी, बाहर लीक ही नहीं होगी। सोलिनॉइड और टोरॉइड में कोई फ़र्क पूछे तो क्या होता है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है, लेकिन टोरॉइड में सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स के अंदर ही कन्फाइंड रहता है, टर्न्स के अंदर बंद जाता है, क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपने इसको उठा के उसी तरफ मोड़ दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बेचारा बाहर लीक ही नहीं कर पाएगा, सारा का सारा टर्न्स के अंदर एंक्लोज हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, एक बार ये बना लो। अब फॉर्मूला भी वही होगा, बस यहाँ पे ना 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। जैसे यूनिट नंबर 1 में शेल के अंदर सीखते थे, एक बार तो अंदर निकाल लो, एक बार आउटसाइड निकालो, एक बार बिटवीन द टर्न्स निकालो। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे 0, अंदर कहीं भी निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर कहीं पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड 0, और टर्न्स के बीच में निकालोगे सोलिनॉइड वाला फॉर्मूला μ0n I। कुछ भी नहीं बदलेगा बेटा, सारा सेम है, बस डेरिवेशन करने का तरीका बदलेगा बाद में। हुआ बेटा, हटा दो ये, डायग्राम देख लेना बस इसका कैसे बनता है, आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जैसे आपका स्ट्रेट वाला कोर होता है, डेरिवेशन इसकी बस डायग्राम में बेटा गंदा बनता है और कुछ नहीं है। देखो ऐसे एक बनाया, ऐसे ही दूसरा वाला कोर बना दिया। अब मेरे को ये इसका सेंटर है, मैंने आपको बताया था, एक बार बेटा सामने देख ले, मैग्नेटिक फील्ड एक बार अंदर जाएगा, एक बार अंदर जाएगा तो दूसरी बार बाहर आएगा, एक बार अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरी बार बाहर, तो एक तरफ तो डॉटेड दिखा दो बाहर आता हुआ। ठीक है, और अगर इधर से बाहर आ जाए मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे घूम के बाहर आके दूसरी बार अंदर ही जाएगी, तो इस वाले पॉइंट पे कांटा दिखा दो, यानी एक तरफ क्रॉस वाली दिखा दो। ठीक है, ये डायग्राम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, करंट है, यानी कि इधर करंट अंदर जा रहा है, ऐसे देखो, ये एक तरफ से करंट अगर अंदर जा रहा है तो दूसरी तरफ से बाहर आएगा, एक तरफ से अंदर जा रहा है तो दूसरी तरफ से करंट बाहर आएगा। बनाओ डायग्राम। भैया हाँ बेटा, बीच में क्रॉस और बाहर डॉट से दिखा। हाँ कैसे मर्जी दिखा। अब यहाँ पे देख भी लो, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, ध्यान से देखना, करंट बाहर की तरफ है, देखो करंट बाहर की तरफ, अगर मैं उंगलियां घुमाऊंगा तो करंट बाहर की तरफ, उंगलियां घुमाने पे देखो सर्कुलर घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड सारा अंदर ही आता है बेटा, इसमें देखो सारा मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में, क्रॉस वाली डायरेक्शन में घुमाओ, करंट अंदर, उंगलियां घुमाओ, सारा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में, बाहर लीक ही नहीं करता। ये एडवांटेज होता है बस टोरॉइड का।
ये डायग्राम मैंने बेटा आपको स्ट्रेट वाले सोलेनोइड में भी सिखाया था, ध्यान है ना, उस वक्त ये डायग्राम सिखाया इसलिए था ताकि आपको काटा और डॉट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर काटा होता था और नीचे डॉट होता था। यही फायदा था एक्स्ट्रा सिखाने का, वो कि मेरे को ये सिखाना था कि टोरॉइड में आओ तो घबरा ना जाओ, ये कैसी शक्ल देख लिया हमने सोलेनोइड का देख रखा है। अब अंदर वाले का रेडियस मान लो r1 और बाहर वाले सर्कल का रेडियस मान लो r2, ठीक है। मेरे को 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट इसको मान लो P, एक पॉइंट टर्न्स के बीच में मान लो Q, एक पॉइंट बाहर मान लो R, ठीक है। डेरिवेशन हटा रहा हूँ ऊपर से। अब एम्पियर्स लॉ, वापस अपने घर पे आ जाते हैं जहाँ से हम सीखना शुरू करते थे स्कूल में, बैक टू ओल्ड डेज। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड, P पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड, और इनसाइड इसको लेट कर लो R, तो इस वक्त R की वैल्यू क्या R1 से छोटी है, R की वैल्यू R1 से छोटी है, अंदर कोई भी पॉइंट ले लो। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को घेरता हुआ एक लूप बनाते थे, सर्कल बनेगा सर्कल के अंदर। अब इस पॉइंट को घेरता हुआ लूप बनाया, इसका रेडियस मैंने छोटू R माना, तो लिखो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज, लिख दिया बेटा, बड़े प्यार से लिख दिया। अब जब मैं कहानी खेलने जाऊंगा, एंगल चेक करने जाऊंगा, जीरो बनेगा, क्योंकि बेटा करंट भी इस तरफ दौड़ा रहे हैं हम, ठीक है, और वो भी इस तरफ है लेंथ। बट ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा, एंगल तो आपको जीरो डाल दो, बट कोई फायदा घाटा नहीं है इसका। करंट एनक्लोज कितना है, देखो करंट तो यहाँ पे बाहर आ रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है। इस लूप के अंदर कोई करंट है, इस लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो म्यू नॉट इंटू जीरो साइड में लिख देना, बिकॉज आई एनक्लोज इज इक्वल टू में जीरो। यानी कि बेटा B.dl इज इक्वल टू जीरो आ गया, dl जाके नीचे डिवाइड आएगा, B कितना आ गया, जीरो। क्या मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? अंदर तो बड़े प्यार से समझ गए, अरे अंदर करंट ही नहीं है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब दूसरा वाला, जिसने एम्पियर्स का पहला लॉ देखा था ना, मतलब पहला लेक्चर, वही बता पाएगा कि बाहर क्यों जीरो है। देखो आउटसाइड आ जाता है, आउटसाइड घर के बाहर पॉइंट R, इसको R ही मान लेता हूँ, है ना। अब की बार R की वैल्यू क्या R2 से बड़ी है, अब की बार R की वैल्यू R2 से बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर लगा रहा हूँ बाय ACL, एम्पियर सर्किट लो, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज। एम्पियर्स क्या बोलता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको घेरता हुआ एक लूप बना लो, बना लो जी, बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी I एनक्लोज जीरो है, मैंने फिर से I एनक्लोज जीरो डाल दिया और लिख दिया कि B.dl को जीरो करके B.dl जीरो, तो B का वैल्यू भी जीरो। क्या कोई मेरे को बता सकता है मैंने यहाँ पे I एनक्लोज जीरो क्यों लिया? अब की बार तो करंट आ रहा है अंदर, देखो भर भर के आ रहा है, सारा ही करंट अंदर है, बट मैंने फिर भी जीरो लिया, क्यों? हाँ बेटा जल्दी, स्नेहा जवाब दे दे फटाफट इसका, करंट जीरो क्यों लिया? मीनाक्षी बेटा जल्दी दे दे जवाब, अरे बोल दो, बोलने से कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होने वाला। चारू, चारू बेटा करंट जीरो क्यों है, जल्दी बता, आज तू बताएगी तो लेक्चर आगे जाएगा। देखो याद करो, पहले दिन मैंने सिखाया था एम्पियर्स के अंदर, अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानता हूँ तो आउटगोइंग को क्या मानूंगा, नेगेटिव। इस लूप के अंदर बेटा आउटगोइंग करंट भी आ रहा है और इनकमिंग करंट भी आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। इनकमिंग पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग कैसा होगा, नेगेटिव। बताया था लूप की एक डायरेक्शन है, जूम करना, अंगूठा रखना, लूप के साथ जाओ तो पॉजिटिव, अपोजिट जाओ तो नेगेटिव। अब करंट अपोजिट है, एक में अपोजिट आएगा तो एक में साथ ही आएगा, क्योंकि दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो करंट एनक्लोज जीरो इसलिए बना क्योंकि इनकमिंग करंट, क्या लिख लेना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
इस वजह से करंट एनक्लोज अभी भी ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ज़ीरो। अब समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि जब मैं बीच में कहानी खेलूंगा ना तो बीच में सिर्फ आउटगोइंग करंट आएगा, कांटे वाला करंट तो आएगा ही नहीं। जब मैं इनके टर्न्स के बीच में यहाँ पे कहीं पे कहानी खेलूंगा ना तो सिर्फ इस सर्कुलर डॉटेड वाला करंट आएगा, बाहर जाने वाला नहीं आएगा। इसी वजह से बीच में टर्न्स के बीच में ज़ीरो नहीं होता। ये इनसाइड वाला हटा दूं? ध्यान से देखो बेटा, तीसरा केस विद इन द टर्म्स। बेटा विद इन द टर्म्स, जब r का वैल्यू यहाँ पे, इसको r मान लो, कोई टेंशन नहीं, इसको तो r मान लो। अब जो आपका r का वैल्यू है वो r1 से बड़ा है और r2 से छोटा है, यानी r2 से छोटा r1 से बड़ा। क्या ये बात समझ में आती है? विद इन द टर्म्स। एंगल की टेंशन मत लेना, सीधा सीधा लगाओ एम्पियर्स लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। लगाया B, एंगल कोस जीरो आएगा, बिना देखे डाला करो, कोई टेंशन मत लिया करो इसमें। म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, ओके डाला। B कांस्टेंट बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन करूँगा और म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे I एनक्लोज्ड कितना होगा? I एनक्लोज्ड बेटा यहाँ पे भी एक टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न्स हैं, तो डेरिवेशन करने से पहले स्टार्टिंग में ज़रूर लैंड कर देना कहीं पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं L लेके कराऊंगा, नहीं पूरे तरीके से कराऊंगा, आप पेपर में L भी मान सकते हो। ये वाली डेरिवेशन हटाऊं? I एनक्लोज्ड लिख रहा हूँ बेटा, अभी तो फिर से वही पुरानी वाली अप्रोच लगाते हैं। n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर की लेंथ में कितने टर्न्स? n। 2 मीटर में 2n। सर्कल का लेंथ कितना होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो 2 पाई r लेंथ के अंदर क्या 2 पाई r इंटू में n टर्न्स हो गए। क्लियर होती है ये बात? अब सिमिलरली एक टर्न में करंट I, मतलब 1n में, 2n में करंट 2n इंटू I, और 2 पाई r इंटू n टर्न्स में करंट होगा 2 पाई r इंटू n मल्टीप्लाई बाय I होगा। और dl को इंटीग्रेट करो, इधर देखो dl को, सर्कल का इंटीग्रेशन, पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई r, तो dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r, ये तो बाद में लिखना तो लिख लेना, डेरिवेशन यहाँ चल गया। b डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड है 2 पाई r इंटू में n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में I। 2 पाई r से 2 पाई r गया, b का फॉर्मूला फिर से वही आ गया बेटा, म्यू नॉट n I। मैंने पहले ही कहा था सोलिनॉइड टोरॉइड में इतना सा भी फर्क नहीं है, खाली डेरिवेशन आपका सिलेबस मुश्किल करने के लिए डाल दी गई है। अब इसका भी एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर ये भी खत्म। न्यूमेरिकल ये वाला बेटा, जो भी डिस्टेंस होता है ना उसको r मान ले, r मत मान, b c d कुछ भी मान ले, इस डिस्टेंस को d मान ले, ये यहाँ तक का। तो d की वैल्यू देख, ये वाली वैल्यू r1 इस वाले सर्कल के बाहर जा रहा है, तो r1 से कुछ बड़ी है, और r2 ये वाले सर्कल का रेडियस r2 माना है, r2 से कुछ छोटी है, कुछ भी मान ले, a b c d अपना नाम लिख दे, ठीक है। तो मैंने जनरल r कंसिडर कर लिया सबके लिए, ठीक है। फिर से वही वाली बात बताऊंगा, न्यूमेरिकल डालेंगे तो n नहीं लिखेंगे, n बाय l लिखेंगे, और अब की बार बस l की वैल्यू 2 पाई r डाल देंगे, ठीक है। एक स्पेशल क्वेश्चन होता है इसका, वही करेंगे सीधा, बाकी तो वैल्यूज वाले क्या ही करने।
वही लेयर्स के लिए z से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। टोरॉइड का फॉर्मूला जनरली ये यूज़ करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त n/l, और l की वैल्यू बेटा 2πr क्योंकि सर्कल है इनटू में r, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे आपने देखा था टोरॉइड ऐसे बना था बेटा, तो एक अंदर की रेडियस थी, एक बाहर की रेडियस थी। अंदर वाली r1 मानी थी, बाहर वाली r2। अगर दोनों रेडियस देता है, आउटर रेडियस r गिवन, तो बेटा जो r की वैल्यू होती है वो तो टर्न्स के बीच तक की होती है, तो r ना r1 के बराबर है ना r2 के। तो इस केस में जो r की वैल्यू लेते हैं ना, इस केस में जो r की वैल्यू लेते हैं तो r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2, दोनों का मीन लेते हैं। इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा। r की वैल्यू अगर दो रेडियस गिवन हो अलग अलग, तो r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2 पूछेगा, तीनों में पूछेगा, बाहर भी पूछेगा, अंदर भी। पता ये जीरो, भारत में जीरो है, कैलकुलेटिंग मत करिए, डायरेक्ट थोड़ी करके दिखाई दूंगा, आएगा क्वेश्चन। विद इन द टर्म्स में कई बार सीधा ऐसे भी बोलेगा कि आपको बीच में रेडियस दिया हुआ है वहाँ तक का 5, जैसे मान ले क्वेश्चन ऐसे दे दो कि ये वैल्यू है, ठीक है, और बोल दे कि इस r की वैल्यू 5 दी है, तो 5 ले ली। बट इस r की वैल्यू देता ही नहीं, बोलता है बाहर वाले की रेडियस 10 है और अंदर वाले की रेडियस 5 है, तब क्या करेंगे? ठीक है, सीधा भी दे सकता है, कोई टेंशन नहीं। लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर एम्पेयर सर्किट जो लो भी ओवर हो जाएगा। कल फिर नया टॉपिक आएगा कोई इसी चैप्टर का। करे बेटा न्यूमेरिकल, ट्यूशन तो नहीं है ना कोई? बेटा लास्ट न्यूमेरिकल लिखो क्वेश्चन, या पहले एक काम करो, डिफरेंस लिख लो क्वेश्चन लिखने से पहले। डिफरेंस बिटवीन टोरॉइड एंड सोलिनॉइड। एक ही डिफरेंस है बेटा, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होता है बाहर भी होता है। इन सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड as well as outside the solenoid, but in case of toroid, magnetic field is confined within the turns only, बाहर नहीं निकलता, ठीक है।